हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा पार्ट थर्ड है। चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर आप लोग ट्वेल्थ में होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और वो भी खास कर कर ये आईएससी बोर्ड के लिए अलग से बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग उसी तरीके से रिलेट कर पाए, उसी तरीके से पढ़ पाए। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले ही डिस्कस कर रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आप सर्च करेंगे स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि आखिरकार आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करा था कि यूटिलिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने वन कमोडिटी के केस में डिस्कस करा था कि वन वन कमोडिटी के केस में क्या होता है। फिर जब दो कमोडिटी इंसान कंज्यूम करता है तब उसका क्या यूटिलिटी में प्रभाव पड़ता है कि नहीं। उसका टोटल यूटिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं। इंडिफरेंस मैप पढ़ेंगे, एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, उसका एजम्पशंस क्या क्या है। फिर एक तरीके से ये दोबारा आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व के बजट लाइन क्या होता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आखिरकार होता क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और खास कर कर इंडिफरेंस कर्व पर हम लोग का तवज्जो ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी दोनों चैप्टर्स दोनों पार्ट्स में पहले ही कवर कर रखे हैं। आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को और साथ ही साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस से, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्लाइड के साथ, ठीक है। आखिरकार पहले स्लाइड में क्या दिया गया? तो पहले स्लाइड में क्या दिया गया, एक मिनट, हाँ, पहले स्लाइड में क्या दिया गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया गया और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं और इसको हिक्सियन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, हिक्स के द्वारा दिया गया था, तो हिक्सियन हिक्सियन हम लोग लॉ भी बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है वो ले सकते हैं, ताकि या तो फिर आपको जो टेलीग्राम पर होगा, देखिए यहाँ लिंक दिख रहा है टेलीग्राम पर, यहाँ से स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो डायरेक्टली वहाँ लिंक मिल जाएगा, वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम तक ले जाएगा। वहाँ पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? द मॉडर्न डिमांड थ्योरी यूज्ड इन एनालिटिकल अप्रोच कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि मॉडर्न जो थ्योरी है, जो भी मॉडर्न अप्रोच है, किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं कि कभी भी दो कमोडिटी अगर कोई बंदा कंज्यूम कर रहा है तो उसके बीच में कैसा डिफरेंस होता है, उसकी यूटिलिटी का क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग उसी तरीके से ऑर्डिनल तरीके से बताएंगे। कार्डिनल बताए थे कि कार्डिनल क्या होता है, कि अगर कमोडिटी 1 2 3 4 अगर 4 5 कमोडिटी खा रहा है, मान लो 10 कमोडिटी या 10 यूटिल्स का 10 कमोडिटी खा रहा है, उसकी यूटिल्स अगर 100 हो गई तो एक तरीके से वो कार्डिनल हो गया। लेकिन ऑर्डिनल क्या होगा, ऑर्डर पर बेस्ड है। देखो यहाँ पर मैंने बताया, द टर्म ऑर्डिनल मीन्स द रैंकिंग और ऑर्डरिंग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस। ऑर्डिनल में हमेशा फर्स्ट सेकंड, मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं, उसमें आप लोग फर्स्ट किसको चुनेंगे, सेकंड किसको चुनेंगे, थर्ड किसको चुनेंगे, वो होता है। और कार्डिनल में कहीं ना कहीं आप लोग 1 2 3, मतलब एक तरीके से ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो और कार्डिनल में हम लोग लेकर चलते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ द हाउस होल्ड मेक अ डिसीजन विथ रिगार्ड ऑफ द इकोनॉमिक चॉइसेस एंड परचेज, कि किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये बताता है कि एक जो हाउस होल्ड है वो किस तरीके से अपना डिसीजन लेता है कि क्या उसे परचेस करना है और क्या उसे कंज्यूम करना है, क्या परचेस करना है और क्या कंज्यूम करना है। तो ये चीज लेकर चलना बहुत जरूरी है। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, ओरिजिनली जो इटालियन इकोनॉमिस्ट पेरितो के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको फुली डेवलप किया गया जे.आर. हिक्स के द्वारा और R.G.D. एलन के द्वारा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इसीलिए इसका हिक्सियन लॉ आ गया, क्योंकि ये बाद में फाइनली किसने डेवलप करी, जे.आर. हिक्स ने और R.G.D. एलन ने, ठीक है। इन अदर वर्ड अगर बोला जाए तो कार्डिनल यूटिलिटी सच एज, कार्डिनल यूटिलिटी कैसे 1 2 3 4, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑन द अदर हैंड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी।
और जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व किस पर डिपेंड करता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी पर। बस ये याद रखना है, ठीक है, कि ऑर्डिनल यूटिलिटी पर इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट यही है कि ऑर्डिनल तरीके से यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व आता है कि मान लो कि दो कमोडिटी है, तो उनके बीच में एक कमोडिटी को कितना तवज्जो दिया जा रहा है दूसरे कमोडिटी के हिसाब से। तो आई होप सो इन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व में क्या रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व आखिरकार होता क्या है। एन इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल refers to the schedule that shows the various combination of two goods which gave a equal amount of satisfaction to the consumer। देखो, इंडिफरेंस कर्व एक तरीके से वो ऐसा कर्व है जो उसमें एक डेटा प्रस्तुत होता है, उसमें जो भी पॉइंट पर, मतलब सारे पॉइंट पर, मान लो कि दो खा रहा है, दो चीज खा रहा है, एप्पल खा रहा है एक बंदा और बनाना खा रहा है, ठीक है। तो एप्पल और बनाना अगर खा रहा है तो दोनों चीज को इस तरीके से लेके चला जाएगा कि हर एक जगह जो होगा वो इक्वल सेटिस्फैक्शन उसको मिले, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस, कि किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, पहले एप्पल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है या बनाना को प्रेफरेंस दिया जा रहा है ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या बोला गया, एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और कमोडिटी विच गिव्स अ इक्वल सेटिस्फैक्शन, कि दो या दो से ज्यादा कमोडिटी, टू कमोडिटी को यूज करता है और उसमें से उसको सेटिस्फैक्शन लेवल हर जगह पर इक्वली मिलता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर दिया गया है कि वो क्या कर रहा है, 1 एप्पल खा रहा है और 15 बनाना खा रहा है, ठीक है। 1 एप्पल, 1 एप्पल और 15 बनाना का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 15 बनाना का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट आ गया वो पी आ गया, ठीक है। अगर बोला जाए कि कितना खा रहा है, ये 2 एप्पल खा रहा है और 10 बनाना, देखो 10 बनाना यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, अगर वो 6 बनाना खा रहा है और 3 एप्पल खा रहा है, तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बोलता चला जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, आप एक बार ज्यादा खाओगे फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, मैंने शुरुआत में बताया था कि जो यूटिलिटी होता है या जो भी कर्व होगा वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि आप, ऐसा नहीं होगा कि आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को लेकर कम होते चली जाएगी। मतलब आप पहले ज्यादा खाने की इच्छा करेगा, फिर कम खाने की इच्छा करेगा, फिर कम खाने की इच्छा करेगा। तो ये दोनों चीज को एनालाइज करता है इंडिफरेंस कर्व, दो कमोडिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो बात आप लोग देख लो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 15 खा रहा है, ठीक है, तो 1:15 का रेशियो हो गया, है कि नहीं। अगर बोला जाए यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि चेंज इन वाई, मान लो कि चेंज इन वाई यहाँ पर क्या है कि चेंज इन बनाना, कि बनाना में कितना चेंज कर रहा है। तो बनाना में सीधी सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ ये एप्पल में एक चेंज कर रहा है, एप्पल में एक चेंज कर रहा है, और बनाना में कितना चेंज हो रहा है, 15 चेंज हो रहा है कि नहीं। तो एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोगों का यहाँ पर निकल के आता है। बस ये याद रखना कि जितना भी चेंजेस हुआ है जो भी कमोडिटी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। या फिर और अच्छे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से 10 से 15 हुआ है, मतलब क्या, बनाना में 5 चेंजेस हुआ है और इसमें कितना चेंजेस हुआ है, एक चेंजेस हुआ है। तो 1:5 एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अगर वो एग्जैक्टली हम लोग नंबर के बारे में बात करें। ये कौन है, पॉइंट पी पर है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मान लो कि पॉइंट क्यू पर अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना होता, आराम से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कितना रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1:3। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यू पॉइंट पर, कि मतलब एक अगर बढ़ा रहा है वो एप्पल, तो 3 बनाना को वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। 6 से 9 हो गया ना, जब 1 से 2 हुआ, तो याद रखना, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। या फिर 6 से 10 हो गया तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, 1:4। तो आई होप तो ये चीज इंडिफरेंस कर्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दो, कोई भी कमोडिटी को प्रेफरेंस देता है और इक्वल सेटिस्फैक्शन हर एक पॉइंट पर, क्यू पर भी इक्वल सेटिस्फैक्शन, आर पर भी, एस पर भी और टी पर भी। तो मार्जिन ये कहाँ नेगेटिव स्लोप आते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से रखना है। यहाँ पर दो चीजें, कि एक ये वाला डेफिनेशन याद रखना है, और साथ ही साथ कि जो भी इंडिफरेंस कर्व का होता है वो दो गुड्स को लिया जाता है और इक्वल सेटिस्फैक्शन उसको हर एक पॉइंट पर मिलता है। तो आई होप सो इंडिफरेंस कर्व भी समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? देखो, इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप और अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच वन विच रिप्रेजेंट अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या है वो? एक तरीके से कर्व डिनोट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, मतलब इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4, दो गुड्स कंज्यूम किया जा रहा है, गुड एक्स और गुड वाई। तो ये शो क्या कर रहा है कि कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व, कि किस तरीके से वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, याद रखना है, ठीक है। इंडिफरेंस मैप, जैसे मैप होता है ना कि बहुत सारे हम लोग सेट ऑफ द कंट्री को एक साथ डिनोट करेंगे तो उसको मैप के अंदर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर बहुत सारे सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या डिनोट कर रहे हैं? एक तरीके से इंडिफरेंस मैप में। क्लियर? तो ये बात पता होना चाहिए। और इंडिफरेंस मैप का ये डायग्राम है, ये इंडिफरेंस मैप का है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना कि कभी किसी लाइन को टच मत करवाना, ये पैरेलली होना चाहिए, जब तक पैरेलली चलेगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर द अनदर यूजिंग द चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना। मैंने बोला था कि दो गुड्स है, एप्पल था और बनाना था। एप्पल और बनाना था, तो उसमें क्या था कि एक ज्यादा अगर एप्पल खा रहा है, एप्पल अगर इंक्रीज कर रहा है तो बनाना डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर एप्पल डिक्रीज कर रहा है तो क्या बनाना इंक्रीज करना होगा। तो एक बात याद रखना कि जो भी दो गुड्स में एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को जिसकी बलिदान दी जाती है, बलिदान मतलब जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है कि वो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हम लोग उसी रेट को, जिस रेट पर होता है उसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बात याद रखना है, ठीक है। और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है हर एक पॉइंट पर, जैसा कि मैंने अभी बताया है पीछे वाले स्लाइड में भी, ठीक है। तो इंडिफरेंस मैप भी आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या? एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एजम्पशंस क्या क्या है? कब इंडिफरेंस कर्व काम करेगा? ऐसा नहीं होगा ना, इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हर एक जगह काम देगा, हर एक कमोडिटी में काम देगा, नहीं। उसके लिए कुछ एक एजम्पशंस भी है कि वो सब अगर रहेगा तभी वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस काम करेगा। पहला, रेशनैलिटी, मतलब क्या? अ कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी अ रैशनल, मतलब ही एम्स टू बी अ हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, मतलब क्या? वो कंज्यूमर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। एक नहीं होता कि रोतलू होता है भाई, कुछ भी मिल जाए ले लेंगे, या फिर कभी भी कोई चीज पसंद नहीं आता वो बंदे को, तो वो बंदा कभी भी इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के दायरे में नहीं आ सकता है। क्लियर? तो क्या होना चाहिए? कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। क्लियर? दूसरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसका प्रेफरेंस होना चाहिए, प्रेफरेंस पर बेस्ड होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि उसमें कौन सा प्रेफरेंस कर रहा है, पहले बनाना को कर रहा है या पहले एप्पल को कर रहा है, एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है या बनाना को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, वो चीज़ होना बहुत जरूरी है। नॉन सैटिएटी, मतलब होता है इट इज एज्यूम्ड दैट अ कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड विद द गुड्स कंज्यूम बाय हिम, कि जो भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उसमें ओवर सप्लाइड नहीं होना चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी ही होनी चाहिए। देयरफॉर कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ लार्जर अमाउंट ओवर द स्मॉलर अमाउंट, हमेशा लार्जर अमाउंट वो प्रीफर करेगा अगर उसको मिल रहा है तो, इसीलिए ओवर नहीं होना चाहिए, जितनी उसकी जरूरत है उतनी हिसाब से उसे मिलनी चाहिए, तभी वो इनडिफरेंस कर्व काम करेगा, है कि नहीं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके डिमांड क्या होता है, कि डिमांड का क्या इफेक्ट होता है, तो वो सब सारी चीजें। उसके बाद क्या? ट्रांजिविटी ऑफ द चॉइसेस, की चॉइसेस रहना चाहिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, मतलब तीन गुड्स मान लो, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली किसको कंज्यूम कर रहा है? इसको कंज्यूम कर रहा है बी को, फिर इसको कर रहा है, फिर इसको कर रहा है, तो ये सब सारा मतलब एक तरीके से ट्रांजिविटिविटी ऑफ द चॉइस रहना चाहिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, देखो डिमिनिशिंग क्या होना चाहिए? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आप लोगों ने सेकंड वाला पार्ट पढ़ा होगा या फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा होगा, वहाँ डिमिनिशिंग रेट बोले क्या, कि हमेशा क्या होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होते ही रहना चाहिए। जैसा कि स्लोप मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व का, नेगेटिव हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि संतुष्टि जो होता है, वो यूटिलिटी जो होता है, एक समय ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप धीरे धीरे और ज्यादा प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो ये एजम्पशंस था, एजम्पशंस पर ध्यान होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है क्या? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। अगर देखा जाए प्रॉपर्टीज क्या, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या? जो अगर आप इंडिफरेंस कर्व को देखे होंगे तो ये लेफ्ट से राइट तक चलेगा, मतलब एक तरीके से यहाँ तक इंडिफरेंस कर्व चलता है, ठीक है।
इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, ठीक है। तो एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज नेगेटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि लेफ्ट इधर है तो x गुड है इधर, मान लो इधर y गुड से, तो ये नेगेटिव स्लोप चलेगा। क्लियर? एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। देखो ये कॉन्वेक्स है, अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। एक होता है कॉनकेव, ऐसे होता है कॉनकेव, तो कॉनकेव याद नहीं रखना है आप लोगों को, ये क्या याद रखना है? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स इन ओरिजिन होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे। उसके बाद हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर बोला जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो IC2 पर ज्यादा, मतलब इंडिफरेंस कर्व 2 पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपेयर टू IC1। इंडिफरेंस कर्व, उसके बाद क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो यील्ड होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे कि बोला जाए कि यहाँ पर कि जो IC2 होगा इंडिफरेंस कर्व वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपेयर टू IC1, है कि नहीं? सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि ये हायर लेवल पर जा रहा है और जितना हायर लेवल होगा हायर सेटिस्फैक्शन देगा। क्लियर? टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, और ये हमेशा याद रखना है कि जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपस में कभी भी टकराएगा नहीं, मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट विच इच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। समझ में आ गया? ठीक है, तो आई होप सो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये बात आप लोग यहाँ पर ये बात याद कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, बजट लाइन पर आते हैं। अब बजट लाइन क्या है भाई? तो बजट लाइन हर एक, देखिए आपके, मतलब एक तरीके से बोला जाए आपके पेरेंट्स भी क्या बजट लाइन डिसाइड करते होंगे कि भाई आखिरकार ये महीने का मेरा 50,000 रुपया है, तो इसमें कितना फीस जाने वाला, कहाँ क्या क्या जाने वाला है। सेम उसी तरीके से बजट जो होता है, इंडिफरेंस कर्व शोज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू फाइंड द क्वालिटी, कि अगर क्वांटिटी फाइंड करना है कि हाउ मच खर्चा कितना कर रहा है एक हाउस होल्ड, तो टू कमोडिटी को अगर मेनली देखा जाए तो उसमें हम लोग बजट लाइन ये बताता है कि कितना खर्चा कर रहा है, मतलब एक एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कितना करना चाह रहा है या कितना कर रहा है, तो एक खर्चे को मेजर करने की बात की जा रही है बजट लाइन के थ्रू। कॉम्बिनेशन ए है, उसमें अगर मान लो कि एक पेन का दाम जेल पेन का 10 रुपया पर पेन है, और डॉट पेन का, मतलब जो डॉट पेन होता है उसमें 10 रुपया, मतलब 5 रुपया पर पेन है। ठीक है, तो इसका 0 क्वांटिटी, इसका 10 क्वांटिटी, मतलब 50 रुपया खर्चा कर रहा है। मतलब बजट जो होगा वो पहले ही डिसाइड होगा कि बजट कितना खर्चा करने वाले, कितना रुपया खर्चा करने वाले। यहाँ लिखा हुआ 50 रुपया खर्चा करने वाले हैं, कितना रुपया? 50 रुपया। अब यहाँ पर देखो हमेशा कॉम्बिनेशन, हमेशा जो भी अब खर्चा होगा 50 रुपए के अंतर्गत होगा, क्योंकि वो लोन वगैरह नहीं उधार ले सकता है। क्लियर? तो एक बात याद रखना है। अब यहाँ पर एक लिया, एक पेन का कितना 10 रुपया दाम है, तो 10 रुपया हो गया। और उसके बाद 5 पेन, 8 पेन इसका लिया, तो 8×5=40, मतलब 50 रुपीज हो गया। यहाँ पर देखो सी वाले में एक बार डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ कि 2 पेन है, 10 रुपया का दाम है, और प्लस ये 6 रुपया है, 6 पेन है, 5 रुपया दाम है। इसका मतलब क्या? 2×10=20 और 6×5=30। इसका मतलब कितना बजट हुआ? 50, मतलब 50 बजट क्लियर हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो मतलब क्या है कि बजट लाइन डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, डिफरेंट डिफरेंट बजट लाइन है, मतलब ये इसके अंदर ही जो इसका बजट लाइन होगा। तो बजट लाइन क्या हो गया? इसके बाहर नहीं हो गया, ये पॉइंट नहीं होगा, ये तो अलग ही पॉइंट हो जाएगा। तो बजट इसके अंदर ही चलेगा, तो बजट लाइन हम लोग यहाँ डिनोट कर देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जाए कि 0 और 10, तो 0 यहाँ पर है, 0 डॉट पेन का और जेल पेन का, तो यहाँ पर नहीं, डॉट पेन का 10 है और जेल पेन का 0 है, तो यहाँ पर लगा दिए। फिर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में कितना है? 1 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफेंड कर रहा है? यहाँ पर देखो दूसरे वाले पॉइंट में क्या कि 8 8 डॉट पेन कर रहा है, तो डॉट पेन कितना हो गया? 8 हो गया। देखो यहाँ पर डॉट पेन 8 हो गया, और जो एक था वो मेरा क्या है? जेल पेन क्या है? 1 है। ठीक है, जेल पेन 1 है। सेम उसी तरीके से 6 हो गया, 6 हो गया क्या? मेरा डॉट पेन, और ये 2 हो गया मेरा जेल पेन। तो इसी का कम्बिनेशन, अलग अलग कम्बिनेशन है, अगर इसी सारे कम्बिनेशन को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो मेरा क्या आ गया? ये बजट लाइन, और यहाँ पर ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग में दोनों लाइन को टच करना चाहिए। देखो लास्ट में 0 यहाँ भी लाना है और 0 यहाँ भी लाना है। ठीक है, देखो यहाँ 0 ये भी, मतलब डॉट पेन को भी लाना है, और 0 जेल पेन को भी, तो ये मेरा बजट लाइन हो गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट लाइन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या बोला? बजट लाइन इज ड्रॉन ऑन द assumption ऑफ दैट द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। हमेशा बजट लाइन तभी ड्रॉ होगा, बजट लाइन तभी ड्रॉ होगा जब इनकम जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। अगर कंज्यूमर्स का इनकम चेंज हो रहा है तो बजट लाइन भी
फ्लक्चुएट होगा। द प्रैक्टिस ऑफ टू कमोडिटी, और इसमें हम लोग दो कमोडिटी को लिए ताकि हम लोग आसानी तरीके से बजट डिस्कस कर सकें, है कि नहीं। वैसे तो आप बहुत सारी कमोडिटीज को कंज्यूम करते हो, है कि नहीं। द स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी, और दोनों के प्राइस पर डिपेंड करेगा कि आपका बजट लाइन कैसा होगा। क्लियर। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, प्रॉपर्टीज, ये बात याद रखना है थोड़ा सा कि बजट लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो नेगेटिव स्लोप होता है, देखो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव स्लोप हो रहा है, एक बात याद रखना है ये वाला नेगेटिव स्लोप। दूसरा होता है स्लोप बजट लाइन इक्वल टू द नेगेटिव, दो कमोडिटी के बीच का रेशियो है। और तीसरा क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन एज वी एज्यूम दैट गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाइल ड्राइंग। और एक तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिनोट करेंगे, कभी भी हम लोग कर्व लाइन में डिनोट नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। तो आई होप सो इसके भी पॉइंट आपका इसके क्लियर होंगे। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब पहुंचता है। अब लास्टली अप्रोच आ गया कि इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब पहुंचता है, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब पहुंचता है। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू अगर देखा जाए, कंज्यूमर अटेंड अ इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन एट अ गिवन इनकम एंड अ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी। जो भी इनकम है और जो भी प्राइस है, अगर उस प्राइस पर जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, अगर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है टू कमोडिटी के केस में। और साथ ही साथ इसमें दोनों बात आएगा, इनकम और प्राइस, ठीक है। तो एक बात याद रखना, दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए अगर इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस को करना है। तो कोई इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन इसके लिए दो पॉइंट फुलफिल होना चाहिए। एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो पी एक्स बाई पी वाई, मतलब बोला जाए कि पी एक्स बाई पी वाई, मतलब जो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि दोनों का प्राइस इस तरीके का होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एकदम कर्वली जा रहा है एक दूसरे पर। मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो होगा वो 1, 2 और 3 तीनों अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। हियर दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये बात याद रखना है। दूसरी बात क्या है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी अ कॉन्वेक्स इन ओरिजिन, और वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इन ओरिजिन जो है। अगर ये दोनों है और जो पॉइंट पर मिल रहा है, जहां पर जो दो कमोडिटी का पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो एक बात याद रखना है यहाँ पर कि दो चीजें दो फुलफिल होना चाहिए, एक पी एक्स बाई पी वाई, कि दोनों का जो प्राइस लेवल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब एक्स कमोडिटी का जो प्राइस लेवल आ रहा है, वाई कमोडिटी का जो प्राइस लेवल आ रहा है, वो दोनों सेम हो रहा है, और जो इनकम भी सेम है, और साथ ही साथ क्या कि वो कॉन्वेक्स इन ओरिजिन है, कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। अगर ये सब सारे चीज है तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजिशन पर है। मतलब कंज्यूमर जो भी इनकम पर जो भी प्राइस पर खर्चा कर रहा है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। अब एक और पॉइंट है जो हमारा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाक से जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी जो होता है वो हम लोग इक्विलिब्रियम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कैसे कि देखो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बना दिए, एक अलग है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब ये क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर x ज्यादा है ना, x ज्यादा है y से, और यहाँ पर y ज्यादा है x से। देखो यहाँ पर y ज्यादा होगा, ये y ज्यादा है ना, y ज्यादा है x से, देखो ये वाला पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ स्मॉलर हो जा रहा है, यहाँ स्मॉलर हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या ग्रेटर हो जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर में कभी भी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, तब कभी भी वो क्या होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड कब करेगा, जब पी एक्स बाई पी वाई, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा तब, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ भी जो आईसी कर्व होगा वो कॉन्वेक्स इन ओरिजिन रहेगा। तो यहाँ पर दो चीज याद रखना कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर हो तब नहीं काम करेगा, इक्विलिब्रियम होगा, और जब स्मॉलर होगा तब नहीं काम करेगा। कब काम करेगा, जब दोनों इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्राइस। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये चीज देख के चलिएगा। अब यहाँ पर कंक्लूजन जो बोला गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वो बोला गया कैन अटेंड कि जो होगा कि IC2, अगर आप बोला जाए कि इंडिफरेंस कर्व टू हाईएस्ट पॉसिबल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सकता है, या कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन हायर लेवल पर होगा। क्यों, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू अप्रोच ऑफ द कंज्यूमर एनालिसिस, कि कंज्यूमर में कुछ अप्रोच जो होते हैं वो सिमिलैरिटीज होते हैं, वो सब सारी चीजें। दूसरी बात, कंज्यूमर इंडिफरेंस टेक्निक इज अ सुपीरियर टू द मार्जिनल यूटिलिटी। जो इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी टेक्निक है, इंडिफरेंस कर्व का सुपीरियर है
अगर मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में प्रेफरेंसेस की बात की जा रही है और लोग प्रीफर करता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेक्स अ लेसर अजम्पशंस, और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लेसर एजम्पशंस लेता है। ठीक है, एट सेम टाइम इट इज एबल टू प्रोवाइड अ मोर जनरल एक्सप्लेनेशन, और जनरल एक्सप्लेनेशन बताता है कोई भी कमोडिटी का डिमांड कितना होने वाला है। तो एक बात याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जितनी भी मैंने बताई। और लास्टली एक बात याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व ज्यादा अच्छा रहता है अगर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से ज्यादा देखा जाए। दो ही चीज तो इसमें पढ़ना था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो एक बात हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप तो ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग एंजॉय कीजिए, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और उसी तरीके से आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए भाई अगर आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।